वेलकम बैक प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, सभी अच्छे होंगे और सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो बहुत ही रोचक विषय आज की क्लास का हमारा है। जैसे कि पिछली क्लास हमारी रही इस विषय में कि किस तरह से मनुष्य की उत्पत्ति होती है, इस धरती पर मनुष्य किस तरह से आज के युग तक धीरे धीरे उस युग से, जिस युग में मनुष्य को आदि मानव कहा जाता था, आदि पुरुष कहा जाता था, आदि युग से लेकर आज के इस मनुष्य तक की किस तरह से प्रकृति धीरे धीरे बदलती रही, वो सब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब मनुष्य जब धीरे धीरे प्रगति की ओर उन्नतिशील हो जाता है, अंत में सबसे बुद्धिमान मनुष्य जिसको हम होमो सेपियंस कहते हैं, वो जो है विकसितता की तरफ आ जाता है। और उसके बाद केवल भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में, देश विदेश में अलग अलग स्थानों पर छोटी छोटी या बड़ी से बड़ी सभ्यताएं धीरे धीरे विकसित होनी शुरू हुई। अब उन सभ्यताओं की विकसितता जो है वो किन किन चरणों से होकर गुजरेगी, किस तरह से न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व में इतिहास का पहिया किस तरह से घुमा, उसकी आज हम अपनी इस क्लास में चर्चा करेंगे। और आज हम इतिहास की जो है जो इतिहास को हमने 3 चरणों में बांटा है, जिसको हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उसका पूरा एक फ्लो चार्ट हम देखने वाले हैं। यानी कि अगर कहें तो आज संपूर्ण जो इतिहास है भारत का, चाहे वो किसी भी काल का रहा हो, उसकी हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। आज संपूर्ण भारत को एक क्रम के अनुसार, एक समय क्रम के अनुसार जो है, उसकी क्रोनोलॉजी के अनुसार हम आज उस पूरे का वर्गीकरण करने वाले हैं। तो आज जो है क्लास बच्चों शुरू से लास्ट तक पूरी देखिएगा। बहुत कुछ आज की क्लास में हाथ लगने वाला है। आगे तो हम हर टॉपिक को 1 बाय 1 कंप्लीट करके चलेंगे, लेकिन आज जो फ्लो चार्ट बनने वाला है उससे हमें क्या होगा कि एक ये आंकड़ा हो जाएगा कि किस तरह से हम उस समय से, जिस समय मनुष्य आदि मानव का जीवन जी रहा था, तब से आज के युग में वो किस तरह से परिवर्तित होते होते, किन चरणों से परिवर्तित होते होते, किन सभ्यताओं से होते होते आज के इस युग तक पहुंचा। तो प्यारे बच्चों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और बहुत ही जल्द आपकी करंट अफेयर और अदर सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी लाइव आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिलेंगी। और कंप्लीट कोर्सेज जो हैं वो सभी चीज़ों के, चाहे वो SSC हो या आपका जैसे कि इंडियन रेलवे बहुत जल्द ही आपकी आई थिंक लगभग 2 लाख प्लस वैकेंसी देने वाला है। तो उसके लिए हमारा जो बैच है वो आपका नोटिफिकेशन आने के तुरंत बाद बिल्कुल हमारे एप्लीकेशन पर स्टार्ट मिलेगा। और जैसे ही आपकी वैकेंसी चल रही हैं, सभी के लिए हम जो है आपके लिए बैचेज लॉन्च कर रहे हैं। तो ठीक है, आइए आज की अपनी क्लास में हम चर्चा करते हैं। आज की जो हमारी GS की क्लास है, क्लास 2, पहली क्लास में हमने मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में पढ़ा था। आज हम मनुष्य के अब तक किस तरह से मनुष्य इस स्थान, इस चरण तक पहुंचा, उसका वर्णन आज हम करेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करेंगे बच्चों तो प्रागैतिहासिक काल। किस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जिस काल का हमारे पास कोई भी लिखित विवरण नहीं है, जिस काल का हमारे पास कोई भी लिखित विवरण नहीं है, उस काल को हमने क्या कहा? प्रागैतिहासिक काल। चूंकि उस काल में क्या था कि मनुष्य ने जो था पत्थर का यूज करना शुरू किया, जैसे औजारों के रूप में, या फिर मेनली जो है औजारों के रूप में जिस युग में मनुष्य ने पत्थर का यूज करना शुरू किया वो प्रागैतिहासिक काल से ही उसकी शुरुआत हुई थी। और उसी युग को हमने, चूंकि पत्थर का यूज होना शुरू हुआ, इसीलिए उस युग को हमने प्रस्तर काल या फिर पाषाण काल का नाम दिया। अब अगर उसका वर्गीकरण करते हैं तो पाषाण काल को जो है बच्चों वो हमने 3 भागों में बांटा हुआ है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल की बात करेंगे तो जिस समय पर मनुष्य ने पत्थर को हथियार की तरह यूज करना शुरू किया था, हालांकि उसने पत्थर को काट छांट कर उसको नुकीला नहीं बनाया, केवल पत्थर को हथियार की तरह फेंक कर यूज करना शुरू किया। उस समय में मनुष्य ने उस समय के काल को क्या कहा? पुरा पाषाण काल। उस समय के काल को हम क्या कहते हैं? पुरा पाषाण काल। लेकिन आज जो हम इसका अध्ययन करने वाले हैं वो हम अध्ययन करेंगे समय के हिसाब से। तो समय के अनुसार अगर हम इसकी क्रोनोलॉजी देखते हैं तो ये कब से शुरू हुआ?
अज्ञात समय से 8000 BC, यानी कि अज्ञात समय से 8000 बिफोर क्राइस्ट अर्थात ईसा पूर्व तक। और क्या हुआ था पूरा पाषाण काल में, किन किन चीजों का वर्णन मिलता है, किन किन चीजों की मनुष्य ने खोज की, वो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम इसका संपूर्ण वर्णन करेंगे समय के अनुसार। इसके बाद मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करें बच्चों, तो मध्य पाषाण काल का समय कब से शुरू होता है? 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। 8000 ईसा पूर्व से क्या शुरू होगा बच्चों? मध्य पाषाण काल। 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल का समय रहा। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं नव पाषाण काल की, तो नव पाषाण काल का जो समय रहा वो रहा आपका बच्चों 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। लेकिन ये जो हम काल निर्धारण कर रहे हैं, ये काल निर्धारण जो है भारत के इतिहास के अकॉर्डिंग है। ये जो समय रहा, अब हो सकता है कि जो है जैसे आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र था, वहां पर नव पाषाण काल जो है वो बहुत पहले माना जाता है, लगभग 10 से 15,000 वर्ष ईसा पूर्व। तो ये जो था वो उनकी जो उस समय का मानव था उसकी जो प्रगति थी उसके आधार पर हमने इसको निर्धारित किया। तो भारत के अंदर मनुष्य की प्रगति के आधार का चरण अगर देखते हैं तो पुरा पाषाण काल अज्ञात समय से 8000 ईसा पूर्व तक, मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक, नव पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक चलता है। इसके बाद 2500 ईसा पूर्व के बाद क्या हुआ बच्चों? यहाँ तक का हमारे पास मनुष्य द्वारा लिखित कोई भी प्रमाण नहीं मिलता, इसीलिए हमने इस काल को किस युग में रखा? प्रागैतिहासिक काल। लेकिन इसके बाद मनुष्य ने क्या किया? इनके बाद जो आने वाली सभ्यताएं थी, ठीक है, इनके बाद आने वाला जो मानव था उसने लेखन शुरू किया। लेकिन इत्तेफाक की बात क्या है कि उसने लेखन तो शुरू किया लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए। अर्थात वो युग जिस काल में मनुष्य ने लेखन शुरू किया, जिस काल में मनुष्य ने कुछ लिखा, जिस काल के हमारे पास लिखित प्रमाण हैं लेकिन हम उसको अभी तक नहीं पढ़ पाए, उस काल को क्या नाम दिया गया? आदि ऐतिहासिक काल। और उस काल के अंदर दो सभ्यताएं हमारी आती हैं। एक आपकी सिंधु सभ्यता, जिसका अगर हम काल निर्धारण करें तो कुछ विद्वानों के अनुसार ये 2350 ईसा पूर्व है, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार है 2500 ईसा पूर्व। और कुछ विद्वान जो है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व की मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका मैक्सिमम एग्जाम में पूछा हुआ है वो हमें 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, अधिकांश इसका वर्णन एग्जाम में जितनी बार भी पूछा गया है वहां पर हमें मिलता है। या इसके अलावा अधिकांश विद्वान जो हैं वो भी 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व समय मानते हैं किसका? सिंधु सभ्यता को। अब इस सभ्यता के लोगों ने लिखा लेकिन इनकी लिपि को, इनकी जो भाषा थी उसको हम नहीं पढ़ पाए, इसीलिए हमने इसको किस सीरीज में रखा? आदि ऐतिहासिक काल में। लेकिन अगर हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता की, अब वैदिक सभ्यता में जो लोग थे वो तो आर्य थे, जिनका भी हम चर्चा करेंगे, जिनका वर्णन अभी हम करने वाले हैं अपनी अब से अगली क्लास में, जिसमें हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। तो बच्चों उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो लोग तो संस्कृत बोलते थे। संस्कृत हमारी जो है वर्तमान हिंदी है उसकी आदि जननी है, तो फिर हम तो उस भाषा को पढ़ सकते हैं ना, और हम वो पढ़ते भी हैं, हमें उसका ज्ञान भी है। तो फिर हमने इसको आदि ऐतिहासिक युग में क्यों रखा? क्योंकि यहाँ जो है केवल संस्कृत प्रचलित नहीं थी, इसके अलावा द्रविड़ भाषा, ठीक है, या भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आए जो लोग थे, ठीक है, उनकी जो विदेशज भाषा थी उसके जो ग्रंथ थे या उस भाषा में जो लिखे हुए अधिकांश समय प्रमाण मिलते हैं वो हम नहीं पढ़ पाए। लेकिन इस वैदिक सभ्यता में जो संस्कृत भाषा में आर्यों ने लिखा उसको हम भली भांति पढ़ सके। वे ग्रंथ जो हैं आज भी बहुत प्रचलित हैं हिंदू धर्म में। लेकिन अगर हम यहाँ बात करते हैं जो आर्यों के अलावा अन्य जातियों के लोग भारत के अंदर रह रहे थे जो उस समय बहुत प्रसिद्ध हुए, ठीक है, तो इस तरह से उस समय की जो और बोलचाल की भाषा थी, जैसे अगर हम बात करें द्रविड़, मंगोलाइट या फिर भूमध्य सागरीय क्षेत्र के जो लोग भारत के अंदर रह रहे थे उनकी जो भूमध्य सागरीय लोगों की भाषा थी उसको हम नहीं पढ़ पाए, इसलिए हमने इसको किसमें रखा?
आदि ऐतिहासिक काल में, यानी कि उस काल में जिस काल में मनुष्य ने लेखन तो शुरू किया लेकिन हम उस लेखन को नहीं पढ़ पाए, उसी काल को हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसके अंदर हमारी दो सभ्यताएं आती है, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता की बच्चों अगर हम बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता जो हमारी शुरू होती है वो होती है आपकी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक सभ्यता का जो समय रहेगा बच्चों वो कितना रहेगा, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब अगर इस वैदिक सभ्यता की हम बात करें तो इस वैदिक सभ्यता को जो है हमने कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। वैदिक सभ्यता को भी हमने कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। सबसे पहला जो है हमारा वो है ऋग्वैदिक काल। सबसे पहला क्या है बच्चों, ऋग्वैदिक काल, अर्थात वो काल, वो चरण जिस समय हमारा ऋग्वेद लिखा गया, जिस समय पर ऋग्वेद की रचना हुई उस समय को हमने क्या नाम दिया, ऋग्वैदिक काल। लेकिन वो समय या वो युग जिस युग में अथर्ववेद की रचना हुई थी। हालांकि ऋग्वैदिक काल की अगर बात करते हैं तो ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद 3 वेदों की रचना हुई। सबसे पहला लिखित ग्रंथ जो लिखा गया वो इस काल में लिखा गया था, इसलिए इस काल को हमने ऋग्वेद के नाम पर ही क्या नाम दिया, ऋग्वैदिक काल। इसके बाद इसका जो दूसरा चरण है वो होता है हमारा उत्तर वैदिक काल। इसका दूसरा चरण कहलाता है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की अगर समय की बात करते हैं तो ये हमारा होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल का जो समय होगा वो होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे तो उत्तर वैदिक काल जो होगा वो होगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। जो उत्तर वैदिक काल है वो रहेगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब अगर वेदों की बात करते हैं तो जो 3 वेद लिखे गए वो लिखे गए ऋग्वेद में और 1 वेद लिखा गया ऋग्वैदिक काल में, लिखे गए 3 और उत्तर वैदिक काल में लिखा गया 1 वेद। ऋग्वैदिक काल में जो है 3 वेद कौन कौन से लिखे जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। जबकि अथर्ववेद किस युग में लिखा गया था, किस काल में लिखा गया था, तो उत्तर वैदिक काल में, जिसका समय कितना है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राचीन भारत, अब यहाँ ये तो हो गया वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो है 600 ईसा पूर्व में जाकर समाप्त हो जाती है, यानी कि इस अवधि के दौरान हमें जो भी ग्रंथ मिलते हैं उनमें हम लगभग कुछ ग्रंथों को नहीं पढ़ पाए। वे लिखे गए लेकिन उस युग की लिपि, उस युग की भाषा हम नहीं पढ़ पाए, इसीलिए हमने उसको किस काल में रखा, आदि ऐतिहासिक काल में हमने, यानी कि जो पुरातत्ववेत्ता हैं उन्होंने इसको किस युग में रखा, आदि ऐतिहासिक काल में। लेकिन वो काल जिस काल का हमारे पास लिखित विवरण भी है और जिसको हम स्पष्ट रूप से पढ़ चुके हैं, जिसको हम स्पष्ट रूप से पढ़ सके हैं, आसानी से समझ सके हैं, उस युग को हमने किस काल में रखा, ऐतिहासिक काल में। उस युग को हम किस नाम से जानते हैं, ऐतिहासिक युग से। तो ऐतिहासिक युग यानी कि ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करते हैं तो ऐतिहासिक जो काल है, जैसे ही यहाँ आपका आदि ऐतिहासिक काल शुरू होता है उसके बाद जो अगला चरण स्टार्ट होगा वो शुरू होगा आपका ऐतिहासिक काल का। तो ऐतिहासिक काल जो प्रारंभ होता है वो प्रारंभ होता है आपका 600 ईसा पूर्व के बाद से। तो 600 ईसा पूर्व के बाद से आपका प्रारंभ हो जाता है ऐतिहासिक काल। और इस ऐतिहासिक काल को भी 3 चरणों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है हमारा प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा होता है आधुनिक भारत। अब प्राचीन भारत की अगर हम बात करते हैं तो 600 ईसा पूर्व में यहाँ हमारा क्या समाप्त होता है बच्चों, वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता की समाप्ति के बाद क्या शुरू होगा, प्राचीन भारत। यहाँ वैदिक सभ्यता की समाप्ति होगी और यहाँ क्या शुरू होगा, प्राचीन भारत शुरू होगा। और प्राचीन भारत की अगर हम बात करें तो प्राचीन भारत का अगर हम स्पष्ट वर्गीकरण करते हैं तो प्राचीन भारत में सबसे पहले आपका आता है 600 ईसा पूर्व। अब इसका समय निर्धारण बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ धीरे धीरे भारत के अंदर भाषाओं की विविधता होने लगती है और बहुत सारे धर्मों का उदय होता है धीरे धीरे चलने के बाद इस काल में। और
उसके साथ साथ ही बहुत से यहाँ दार्शनिक जो है, दार्शनिक के रूप में विद्वान जो है उनका वर्णन किया गया है। तो सभी के विषय में हम आगे आगे पढ़ते चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत की अगर बात करते हैं तो प्राचीन भारत जो शुरू होगा, इसका जो समय है वो है 600 ईसा पूर्व से। प्राचीन भारत का प्रारंभ 600 ईसा पूर्व से माना जाता है और कब तक? 712 एडी तक। एडी यानी कि एनो डोमिनी अर्थात सन या ईस्वी। तो ईस्वी 712 ईस्वी तक, 612 ईसा पूर्व से यानी कि ईसा के जन्म से 600 साल पहले से और ईसा के जन्म के 712 साल बाद तक का जो कालखंड है, यानी कि सन 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक, सन 712 तक का जो समय है उसको प्राचीन भारत कहते हैं। मध्यकालीन भारत जो है वो 712 ईस्वी के बाद शुरू होता है, जैसे ही भारत के अंदर पहला मुस्लिम आक्रमण होगा मोहम्मद बिन कासिम का सन 712 में। ठीक है, जो ब्राह्मण वंशी राजा दाहिर था उस पर इसने आक्रमण किया था सिंध प्रांत में। तो 712 ईसा पूर्व से सन 1707 तक, 712 ईसा पूर्व नहीं सॉरी 712 ईस्वी, सन 712 से 1707 ईस्वी तक, सन 1707 तक। 1707 में क्या हुआ था? औरंगजेब की मृत्यु होती है और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है मध्यकालीन भारत को वहां समाप्त मान लिया जाता है। तो मध्यकालीन भारत की जो समाप्ति होती है वो 1707 ईस्वी में होगी, जबकि प्रारंभ जो होगा वो 712 ईस्वी से होगा। अब आधुनिक भारत की अगर बात करें तो आधुनिक भारत का जो समय है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक तो स्वतंत्रता पूर्व और एक स्वतंत्रता बाद। स्वतंत्रता पूर्व की बात करेंगे तो स्वतंत्रता पूर्व का जो आधुनिक भारत है वो जैसे ही यहाँ आपका 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है इसके बाद से प्रारंभ हो जाता है। तो 1707 ईस्वी से 1707 ईस्वी से ये चलेगा कब तक? 1947 तक। ये वो चरण है जो स्वतंत्रता पूर्व का चरण कहा जाता है। तो 1707 से 1947 तक, और इसके बाद का जो समय है वो होता है स्वतंत्रता बाद का समय, 1947 से अब तक, 1947 से अब तक। अगर हम इस वर्गीकरण का आधार देखते हैं, सबसे पहले अब इनका विश्लेषण करते हैं कि किस समय क्या चीज थी। इस समय का अगर हम विश्लेषण करें तो सबसे पहले प्राचीन भारत के विषय में हम देखेंगे। प्राचीन भारत की बच्चों अगर हम बात करते हैं तो जो प्राचीन भारत है 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक चलता है। अब 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक हुआ क्या, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले जब हमारा 600 ईसा पूर्व का समय आता है तो 600 ईसा पूर्व में सबसे पहले उदय होता है महाजनपदों का। यहाँ क्या होता है? महाजनपदों का उदय। अब महाजनपद कितने थे? 16। इन 16 महाजनपदों में से यूपी में कितने पड़ते हैं बच्चों? 7। तो यूपी वाले क्षेत्र में कितने महाजनपद थे? 7। जो आज का वर्तमान यूपी है उसमें उस समय के 16 महाजनपदों में से कितने पड़ते थे? 7 महाजनपद। तो महाजनपदों का जो समय था वो था 600 ईसा पूर्व के बाद। अब महाजनपदों के बाद धीरे धीरे क्या होता है? धर्मों का उदय होता है। वो किस प्रकार से हुआ, क्या आवश्यकता रही धर्मों के उदय की, क्यों जैन धर्म आया, क्यों बौद्ध धर्म आया, वो हम अगली क्लास में जैसे जैसे हमारे एक एक टॉपिक 1 बाय 1 कंप्लीट होते चलेंगे वैसे ही हम उसको पढ़ते चलेंगे। क्या कारण रहा, क्या था जैन धर्म, क्या था बौद्ध धर्म, वो हम सारी क्लासेस अपनी कंटिन्यू रखेंगे और बहुत ही जल्द आपको लाइव क्लास भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, जीएस की, इंग्लिश की, मैथ्स और रीजनिंग की सभी टीचर्स जो हैं वो अपनी अपनी लाइव क्लास आपको प्रोवाइड भी कराएंगे। तो बस आप लगातार तैयारी में लगे रहिएगा, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो 600 ईसा पूर्व यानी कि महाजनपद समय के बाद जब महाजनपदों का उदय होता है देश के अंदर, राजे महाराजे जो हैं वो 16 अलग अलग राज्यों में बन जाते हैं। अब इनके बीच आपसी मतभेद होंगे जिस कारण से बहुत अव्यवस्था फैल गई, चाहे वो धार्मिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक हो। ठीक है, उस अव्यवस्था को सुधारने के लिए, उस अव्यवस्था में सुधार करने के लिए जो है विभिन्न धर्मों का उदय होता है।
कुछ जो है आर्थिक स्थिति के सुधार पर बल देते हैं, कुछ जो है सामाजिक स्थिति के सुधार पर बल देते हैं और कुछ जो है धार्मिक आधार पर बल देते हैं। अधिकांश जो हुआ वो धार्मिक और सामाजिक स्थिति पर सुधार के लिए बल दिया अधिकांश धर्मों ने। अब यहाँ महाजनपद के बाद की बात करें तो महाजनपद के बाद का जो समय है वो हमारा धर्मों के उदय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्या होगा, विभिन्न धर्मों का उदय। इसके बाद हमारा शुरू होगा विभिन्न धर्मों का उदय। अब विभिन्न धर्मों का जो उदय है वो आपका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद से स्टार्ट होता है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। इसके बाद अगर हम बात करेंगे धर्मों का उदय होता है। अब यहाँ जो है आपके साम्राज्य शुरू होगा, मगध साम्राज्य होगा इसी के समकक्ष, मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के बाद जो होगा वो होगा आपका मौर्य साम्राज्य। मौर्यों के बाद जो है वो होगा मौर्योत्तर युग, अर्थात मौर्यों के उत्तर अर्थात मौर्यों के बाद का युग, मौर्योत्तर युग। मौर्योत्तर युग के बाद जो है आपका गुप्त होंगे, गुप्त साम्राज्य होगा, गुप्त वंश होगा। फिर गुप्तोत्तर युग होगा यानी कि गुप्तों के बाद का समय। गुप्तोत्तर युग के बाद की अगर हम बात करेंगे तो इनके बाद क्या होगा, इनके बाद हमारा आएगा हर्षवर्धन काल, जिसमें हर्षवर्धन और उसके समकालीन राजाओं का हम विवरण देखेंगे। और कहा जाता है कि हर्षवर्धन जो था वो भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था, लेकिन एक किंवदंती के अनुसार ये भी है, कुछ विद्वानों का मानना है कि हर्ष ठीक है हिंदू तो था, अंतिम हिंदू सम्राट था, लेकिन वो संपूर्ण भारत का शासक नहीं था। इसलिए ये कहना उचित नहीं होगा कि हर्ष भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था, क्योंकि इसका जो है वो कुछ ही क्षेत्रों पर शासन चलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अब यहाँ हर्षवर्धन काल के बाद दक्षिण भारत इसी के समकक्ष होगा। अन्य दक्षिण भारत उत्तर भारत में छोटे छोटे राजवंश को उदय होगा, राजपूत वंश आएगा। उसके बाद या राजपूत युग, सब एक पूरा राजपूत शासकों का एक पूरा युग होगा। उस युग के बाद जो हमारा 712 ईस्वी में क्या होगा, 712 ईस्वी में देश के अंदर पहला मुस्लिम शासक आक्रमण करता है, अरबी शासक, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। अब जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम ब्राह्मण वंशी शासक दाहिर पर आक्रमण करता है सिंध प्रांत में, उसी समय से हमारा क्या शुरू हो जाता है, मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत का समय यहाँ से शुरू होगा, फिर धीरे धीरे 12वीं शताब्दी में आकर जो है भारत के अंदर मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ी। अब भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी। इसके बाद यहाँ आपका गुलाम वंश होगा, खिलजी वंश होगा, तुगलक वंश होगा, सैयद वंश होगा, लोधी वंश होगा और उसके बाद मुगल वंश। तो इस तरह से सल्तनत काल, मुगल वंश और चौहान वंश, इस तरह से इनका शासन होगा। और 1707 ईस्वी में मुगल वंश का जो शासक होगा औरंगजेब, उसकी मृत्यु हो जाएगी। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मध्यकालीन भारत जो है वो आपका समाप्त माना जाता है। अब नया युग यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि इसके बाद जो है मराठा और दूसरी साइड जो है वो अंग्रेज, ये भारत के अंदर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, मराठा जो है भारतीय राजवंश है, भारतीय राजवंशों में शुरू होना है, एक बहुत ही विशाल और बहुत ही कीर्तिमान साम्राज्य इन्होंने अपना स्थापित किया था। ठीक है, तो यहाँ 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद एंट्री हो जाती है अंग्रेजों की। ठीक है, इसके बाद से जो है कुछ समय के पश्चात अंग्रेज भारत के अंदर धीरे धीरे आने शुरू हो जाते हैं। और इसी समय पर यूरोपीय कंपनी तो बहुत पहले आ गई थी, 1498 में जो है पुर्तगाली भारत आ गए थे, वास्को डी गामा आया। वास्को डी गामा कुल कितनी बार आया था भारत, कमेंट करके बताइएगा। तो अगर हम बात करेंगे, और
पुर्तगाली जो था, जो वास्को डी गामा जिसकी हम बात करते हैं, उसकी मजार कहाँ पर है, तो वो भारत के अंदर है और कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा बच्चों। अगर हम बात करते हैं आधुनिक भारत की, 1707 के बाद हमारा क्या शुरू होता है, आधुनिक भारत। 1707 से 1947 तक आधुनिक भारत का पहला चरण, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व का चरण, वो चलता है। 1757 में अगर हम बात करते हैं, प्लासी का युद्ध होगा। प्लासी युद्ध के बाद बंगाल पर अंग्रेज अपना अधिकार जमा लेते हैं। उस अधिकार के बाद भारत के अधिकांश क्षेत्र धीरे धीरे अंग्रेजों ने कब्जाने शुरू कर दिए, राजनीतिक और आर्थिक रूप से। किस तरह से वो शुरू हुआ, उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था वो, और उसके बाद जो है आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1813 का एक्ट, 1833 का एक्ट, 1858 का चार्टर अधिनियम, ठीक है, 1853 का अधिनियम। एक जो चार्टर अधिनियम था, चूंकि उसका समय रखा गया था 20 वर्ष के, दो चार्टर अधिनियमों के बीच की जो होगी 20 वर्ष होगी, लेकिन क्या कारण रहा कि 1853 के बाद 20 वर्ष भी नहीं लगे और 20 वर्ष से पहले ही अंग्रेजों को जो है नया अधिनियम लाना पड़ गया 1858 का। उसके बाद 1861 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, 1919 का मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 तक कैसे हम स्वतंत्रता काल तक, कैसे हम स्वतंत्रता तक पहुंचते हैं, उसका विवरण हम अपनी आगे आने वाली क्लासों में संपूर्ण रूप से पढ़ेंगे। तो लगातार बने रहिएगा, संपूर्ण भारत की जानकारी हम आपको इस इतिहास के माध्यम से देने वाले हैं बच्चों। और सभी क्लासेस जो हैं हमारी वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से होंगी, और आप जो है बस अपनी तैयारी को धार दीजिएगा, और उस धार को हम तैयार, मतलब ये समझ लीजिए आप तो बस धार तैयार रखिए तैयारी करने के लिए, हम उस धार को तेज करने के लिए आपके साथ लगे हुए हैं। आधुनिक भारत में जो सेकंड चरण रहा है, द्वितीय चरण, वो शुरू होता है आपका 1947 के बाद। 1947 के बाद से अगर हम आधुनिक भारत की बात करेंगे तो किस तरह से कौन कौन, किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था रही, किस तरह से देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन सभी प्रकार से या अन्य सभी तत्वों के माध्यम से, अन्य सभी कसौटी पर भारत किस तरह से अपनी उस बेकार स्थिति से, जिस समय देश आजाद हुआ, देश भुखमरी से मर रहा था, ऐसे समय दूसरे देश ने हम पर आक्रमण कर दिया, पाकिस्तान, और उसके बाद जो है हमने पाकिस्तान को भगा भगा कर मारा था भी हमारी सेनाओं ने, ठीक है। उसके बाद चीन है, चीन युद्ध हुआ, फिर भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जिसमें हमने क्या कर लिया, पहले दो पाकिस्तान होते थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। देश की स्थिति जो है इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, जो पूर्वी पाकिस्तान था उस पर कब्जा कर लिया और उसको स्वतंत्र करा दिया, जो आज के युग में, आज समय में किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश के नाम से। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा समय के अनुसार किस समय से किस समय तक कौन सा युग रहा, उसका कालखंड। अब हम जो है इन सभी कालखंडों का वन बाय वन वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल युग था, उपरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, किसमें क्या हुआ वो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता। भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं में सबसे विकसित सभ्यता जो थी वो सिंधु सभ्यता थी। किस तरह से ये लोग, अब देखो इसकी जो बात हम कर रहे हैं लगभग 2300 या 2500 ईसा पूर्व के पहले की हम बात कर रहे हैं, उस समय की, यानी कि सन 1 से भी 2300 या 2500 साल पहले, अर्थात आज से लगभग 4500 वर्ष पहले की हम बात करेंगे। कैसा उस समय मनुष्य था, क्या वो करता था, उसका रहन सहन कैसा था। और उस समय ये लोग जो थे, इनकी जो मुख्य विशेषता थी वो ये थी कि आज से 4500 वर्ष पहले ये लोग शहरों में निवास करते थे। सोचिए कितना विकसित होगा वो मनुष्य, किस तरह से इसने अपनी विकसितता स्थापित की होगी। एक समय था जिससे पहले, जो हमने इससे पहले पढ़ा था कि मनुष्य आदि मानव के रूप में रह रहा था, और आज ये जो समय था 2500 ईसा पूर्व का, आज से 5000 साढ़े 4000 साल पहले मनुष्य जो है वो इतने विकसितता के साथ भारत के अंदर स्थापित हो चुका था। तो भारत ने कितनी तरक्की कर ली थी, आज से लगभग 5000 साल पहले भी थी। उस समय मनुष्य शहरी या नगरीय सभ्यताओं में निवास करता था। तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ
देश के विभिन्न देशों से भी हम इसकी तुलना करेंगे कि उस समय पर हम क्या थे और दूसरे देश हमारे मुकाबले क्या थे। जय हिंद।